नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है शिखा हिंदी क्लासेस में। आज हम इस क्लास यानी कि वीडियो के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय, योग रूढ़ और देशज, विदेशज शब्दों और संकर शब्दों पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आज हम देशज, विदेशज और संकर शब्दों पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्नों का अभ्यास करने से पहले हम जान लेते हैं कि ये शब्द क्या होते हैं, कहाँ प्रयोग किए जाते हैं और कैसे प्रयोग किए जाते हैं। परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से हम जान लेते हैं, जिससे हमको प्रश्नों का अभ्यास करने में सरलता हो। वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक, अंत तक देखिएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए आप सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। प्रश्न नंबर 1, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह कहा जाता है किसको? अयोगवाह क्या है, कहाँ प्रयोग किया जाता है, कौन से शब्द इनके बनते हैं, आइए देखते हैं। अयोगवाह कहा जाता है क, महाप्राण को, ख, अनुस्वार एवं विसर्ग को, ग, संयुक्त व्यंजन को, घ, अल्प प्राण को। तो अनुस्वार और विसर्ग जो है, अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है, इसलिए हम ख ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। अनुस्वार और विसर्ग, अंग को अनुस्वार और आह को विसर्ग कहते हैं। इनको हिंदी भाषा में न तो स्वर में लिया गया है और न ही व्यंजन में लिया गया है, लेकिन इनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है। अनुस्वार वर्णों के ऊपर बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में जो प्रयोग किया जाता है उसको अनुस्वार कहते हैं, और किसी भी वर्ण या शब्द के अंत में जो दो बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है, बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसको विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार जैसे अंगूर, अंगूर जो है अनुस्वार का उदाहरण है। रंग, बंदर, ये सब क्या है? अनुस्वार के उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अतः, प्रातः, ये सब जो है विसर्ग के उदाहरण है। आपको समझ में आ गया होगा अयोगवाह क्या है और कहाँ प्रयोग किया जाता है, किस शब्दों में प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अर्धस्वर क्या है? अर्धस्वर किसे कहते हैं? का, या, व को, ख, ई और उ को, ग, ई और रे को, घ, री और श को। तो अनुस्वार और विसर्ग या और वा को कहा जाता है। यह जो है आप धन ई से मिलकर बना वर्ण है, और वह जो है आधन उ से मिला वर्ण है। तो आप कह सकते हैं जो है सभी व्यंजन जो है स्वर की सहायता से ही बने होते हैं। सभी व्यंजन जो है स्वर की सहायता से बने वर्ण हैं, लेकिन क्यों या और वा को ही अर्ध स्वर के अंतर्गत रखा गया है? तो हम आपको बता दें, इसके उच्चारण में अन्य व्यंजनों की अपेक्षा कम शब्द लगता है। इसके उच्चारण हम बीच से कंठ करते हैं, तो इसको जो है अर्धस्वर कहा जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा का आरंभ किससे होता है? भाषा का आरंभ किससे होता है? क शब्द से, ख ध्वनि से, ग अर्थ से और घ स्वरूप से। तो भाषा का आरंभ जो है ध्वनि से किया जाता है, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, अर्थात अक्षर है। इसलिए हम ख ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। सदाचार में उपसर्ग है। अगला प्रश्न क्या है? सदाचार में उपसर्ग है। तभी आपने देखा उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आपने देखा उपसर्ग कहाँ लगते हैं। उपसर्ग जो है प्रायः शब्द के प्रारंभ में, शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसको प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग में यही अंतर है, क्योंकि दोनों शब्द एक ही तरह के होते हैं और हम उनमें समझ नहीं पाते कौन सा शब्द प्रत्यय है और कौन सा शब्द उपसर्ग है, और हम यहीं पर प्रश्न गलत कर देते हैं। लेकिन नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रत्यय जो है हमेशा शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है। शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में जो परिवर्तन कर दे उसको उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तन कर दे, उसको जो है विशेषता ला दे, उसको प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं, पूछा क्या गया है प्रश्न में, सदाचार में उपसर्ग है। तो जब इसका हम विच्छेद करेंगे तो सदा धन आचार, तो आचार का अर्थ है व्यवहार, और इसमें सत उपसर्ग लग जाने के कारण सदा का अर्थ है सदाचार, सदा का अर्थ है अच्छा, तो उपसर्ग लग जाने के कारण सदाचार का अर्थ है अच्छा व्यवहार। तो का ऑप्शन जो है इसमें सदाचार में जो है सत उपसर्ग है, इसीलिए हम का ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। नी पर ऊन उपसर्ग में उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। नी पर ऊन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। क निबंध, परिजन, 29। ख संरक्षण, दुर्जन, दुकाल। ग प्रख्यात, संहार, अल्पज्ञ। घ उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो का ऑप्शन देखिए, नी उपसर्ग से निबंध बना, पर उपसर्ग से परिजन और ऊन से 29, इसलिए हम का ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अति उपसर्ग का अर्थ है, तो अति उपसर्ग का अर्थ अधिक से है, तो का ऑप्शन में अधिक उपसर्ग है, अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ख सामीप्य, ग पीछे, घ और, तो हम का ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? तो आइए जानते हैं। हमारे हिंदी भाषा में अनेक प्रकार के भाषाओं का
प्रयोग हुआ है, जैसे देशज, विदेशज या आगत शब्द और संकर शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो आइए जानते हैं देशज शब्द क्या है। देशज देशज शब्द की उत्पत्ति जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों, बोली क्षेत्रों से लिया गया है, इसीलिए हुआ है, इसीलिए हम उन्हें देशज शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण, जैसे लोटा, गाड़ी, बंगा, बंगा को सरसों कहते हैं, डोकर, बूढ़ा, दीदा, आँख, ये जो है देशज शब्द के उदाहरण हैं। और दूसरा क्या है, जैसे अरबी फारसी दिया है, तुर्की दिया है, अरबी फारसी है, तुर्की है, ये सब विदेशी शब्द हैं। इनको क्या कहते हैं, आगत शब्द भी कहते हैं, क्योंकि ये विदेशी भाषाओं से हमारे हिंदी भाषा में आए हैं। इनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया गया है, इसलिए इन्हें जो है आगत शब्द भी कहते हैं। आगत शब्द भी कहते हैं। इसके अलावा एक है संकर शब्द। संकर शब्द क्या है, कैसे प्रयोग किया जाता है? संकर शब्द दो भाषाओं के योग से मिलकर बने शब्द को, संकर शब्द दो भाषाओं के योग से मिले बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, रेलगाड़ी। रेल जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी जो है हिंदी भाषा का शब्द है। ये दोनों मिलकर संकर शब्द का निर्माण करते हैं। संकर शब्दों का सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं। संकर शब्दों के सार्थक टुकड़े किए जाते हैं। जब हम रेलगाड़ी का विच्छेद करेंगे तो रेल धन गाड़ी, तो दोनों ही रेल और गाड़ी दोनों ही सार्थक शब्द हैं, इसीलिए हम उनको संकर शब्द कहते हैं। आइए देखते हैं, इसमें पहचानते हैं। इस तरह के प्रश्न हमारे जो है परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए तथा लाइक करना ना भूलिए। चलते हैं अपने प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? क्या पूछा गया क्वेश्चन में? नहीं है। क, समवाय, ख, नाकाम, ग, हमसफर, घ, बेधड़क। तो इसमें पूछा गया है अरबी फारसी उपर्युक्त नहीं है। नाकाम, बेधड़क और हमसफर ये तीनों जो है अरबी फारसी के उपसर्ग हैं, इसीलिए हम समवाय जो है अरबी फारसी का उपसर्ग नहीं है, इसलिए हम का ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। क, कपूत, ख, 49, ग, अवीन, घ, उपमा। तो उपमा जो है इस संस्कृत का उपसर्ग है। कपूत, 49, अवान ये जो है तीनों हिंदी के उपसर्ग हैं। तो प्रश्न में पूछा गया है हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो जो है इस ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में जो है दिया गया है उपमा जो है हिंदी संस्कृत का उपसर्ग है, तो ये उपमा जो है हिंदी का उपसर्ग नहीं है, इसलिए हम घ ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं।
संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। क्या पूछा है? इसके पहले हमने देखा हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कैसे, संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। क अनुजीवी, ख अपशब्द, ग लाचार, घ प्रकर्ष। तो जो है अनुजीवी, अपशब्द और प्रकर्ष जो है, ये जो है तीनों संस्कृत के उपसर्ग हैं। और ग लाचार, ये हिंदी के उपसर्ग हैं। और इस प्रश्न में पूछा गया है नहीं है, तो जो है संस्कृत का उपसर्ग जो है लाचार नहीं है, इसलिए हम ग ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त नहीं है? क्या पूछा गया? हिंदी उपसर्ग युक्त नहीं है, नहीं युक्त है, उपसर्ग युक्त है। तो क जो है सुशासन, ख कपूत, ग संगम, घ आमरण। तो जो है सुशासन, संगम, आमरण, ये तीनों जो है संस्कृत के उपसर्ग हैं। और कपूत जो है हिंदी का उपसर्ग है। प्रश्न में पूछा गया है हिंदी उपसर्ग युक्त है, तो कपूत जो है सही है। पूत का अर्थ होता है हिंदी, और कपूत का उपसर्ग लग जाने के कारण इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया है, विशेषता आ गई है, इसका अर्थ बदल गया है। तो इसके कपूत का अर्थ होता है नालायक पुत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। छलिया, छलिया, पठनी व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? अभी हमने पढ़ा उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, शब्द के अंत में लगते हैं कि शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, कौन सा शब्द के प्रारंभ में आरंभ में लगकर अर्थ का परिवर्तन करता है, और कौन शब्द के अंत में लगकर अर्थ में उसके अर्थ में विशेषता ला देता है, परिवर्तन कर देता है, तो उसको क्या कहते हैं? जो किसी शब्द के अंत में जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रत्यय पढ़ रहे हैं। जैसे देखिए छलिया, इसमें या प्रत्यय लगा है, इसके अर्थ में छल का अर्थ है धोखा देना, छल करना, और छलिया या प्रत्यय लगने के कारण इसका अर्थ हो गया छलिया, छल करने वाला, धोखा देने वाला। छलिया ये जो है कृष्ण भगवान के लिए भी प्रयुक्त किया गया है ये शब्द, क्योंकि उन्होंने सबसे गोपियों से प्रेम तो कर लिए, लेकिन उनको अपने प्रेम के उसमें जाल में फांस कर और गोकुल से मथुरा चले गए थे, इसीलिए उनके लिए छलिया शब्द का प्रयोग किया गया है। छल करना यानी कि धोखा देना, छल का अर्थ है धोखा। और यह प्रत्यय लगने के कारण जो है, यह प्रत्यय लगने के कारण इसके अर्थ में विशेषता आ गई है, परिवर्तन हो गया है। छलिया अर्थात छल करने वाला। पठनीय, इसमें जो है नी ई प्रत्यय लगा है, पठ माने पढ़ना, नी पढ़ने वाला। कहानी, इसमें जो है आनी प्रत्यय लगा है, में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो आइए देखते हैं इसमें ऑप्शन में कौन सा प्रत्यय सही है। क इत, ल आवट, इला वाला, इला, ग इला वाला, इक, घ इया, ई आनी। जैसा कि उच्चारण से स्पष्ट हो रहा है कि इन शब्दों में कौन सा प्रत्यय लगा है,
प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है और अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देता है, उसको प्रत्यय कहते हैं। तो छलिया यह प्रत्यय लगा है, यह जो है घा ऑप्शन में है। पठनीय में ये प्रत्यय लगा है, तो ये प्रत्यय जो है घा ऑप्शन में है। कहानी में आनी प्रत्यय लगा है, इसलिए हम घ ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। चर्मकार, चर्मकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय है? तो उच्चारण से हमें स्पष्ट हो जाता है कि इसमें कौन से शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है या उपसर्ग लगा है। अगर हम उपसर्ग और प्रत्यय पहचानना जान गए हैं तो हमको प्रश्नों को हल करने में आसानी होती है, सरलता होती है और हम जो है आसानी से प्रश्नों को हल कर ले जाते हैं। इस तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। कार, कर, ख, इया, ई, आनी, ग, वान, आड़ी, त्व, तर। तो जो है इसमें जो है चर्मकार और प्रभाकर में कार और कर प्रत्यय लगा हुआ है, का प्रयोग हुआ है। तो का ऑप्शन में सब ये प्रत्यय हैं, इसीलिए हम का ऑप्शन को सही का निशान लगाएंगे। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं।